नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि वहाँ पर उस जंगल में वो दोनों ही बूढ़े अभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि अब हमें भी ऐसे ही उन लोगों के ऊपर वार करना है जब गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार पूरी तरह से बिल्कुल भी चौकन्ना ना हो। जैसे तो उस समय दमयंती ने उनके ऊपर किया था, वैसे ही अब हम भी वार करेंगे, लेकिन हमें अब कुछ दिन के लिए शांत बैठना होगा। और हाँ, तुम उस अक्षय वर्मा और रघुवीर शेखावत को कह दो कि अपनी पूरी ही जान लगा दे इस कॉलेज के मिशन को सक्सेसफुल करने में। हमें बस अब हर हाल में उस रानी साहिबा को झुकाना ही है। अपने साथ ही ये बात सुन और साथ के साथ ये बात भी सुन लो कि वो आदमी अपने फोन से एक मैसेज करते हुए अब वो फिर उसे सर जी को सेंड कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अभी स्वाति मल्होत्रा की गुफा में स्वाति अभी अनिका और कवि नालिशा को ही अच्छे से एग्जामिन कर रही थी, क्योंकि इस स्टेचू ने यहाँ पर अनिका और कवि नालिशा को स्वाति की गुफा में उसके पास उन्हें भेज दिया था। कुछ देर के बाद अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अच्छा हुआ किंग ने वक्त पर अपने स्टेचू को यहाँ पर भेज दिया, वरना उस केमिकल से तो इन दोनों को ही बचा पाना काफी मुश्किल हो जाता। बूढ़े बाबा अब स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब उनसे पूछते हैं, मैडम क्या आपको पता है कि वो शख्स कौन था जिसने शीला और दमयंती को वहां से जो वो उस समय लेकर गया था उस ऐसी हालत में? बूढ़े बाबा की ये बात सुनकर अब स्वाति कहती है, पता नहीं उसके बारे में तो, क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था। मैंने उस शख्स का चेहरा नहीं देखा और ना ही मैं देख पाई, लेकिन हाँ, मैं उन आंखों को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उन आंखों को अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि जब वो शख्स उन्हें लेने के लिए आया था तो वहाँ पर उसने एक मास्क पहना हुआ था। बस उस मास्क से उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। मेरा कोई कनेक्शन तो है उसके साथ। खैर छोड़ो इन सभी बातों को, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है। आज अनिका और आलिशा ने शीला और दमयंती को इतनी अच्छी जो सजा दी है कि मेरा दिल तो आज गदगद हो रहा है। मैं आज इन दोनों के इस काम से सच में बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि वो दोनों ही औरतें इसी के लायक थी। और सच बताऊं तो वो शीला और दमयंती देवी के साथ आज जो भी कुछ हुआ है वो दोनों वही डिजर्व करती हैं। लेकिन अब मुझे बस यहाँ पर टेंशन आलिशा की हो रही है। उम्मीद करती हूँ कि आज जिस तरह से आलिशा ने अनिका का साथ दिया है वो वैसे ही अनिका भी आलिशा का साथ दे। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब बूढ़े बाबा उसे कहते हैं, मैडम आखिर अनिका बेटी और रानी साहिबा को शीला और दमयंती कैसे मिले थे? उन्हें उनके बारे में पता कैसे चला? ये दोनों एक साथ वहाँ कैसे पहुँचे? बूढ़े बाबा की इस बात का जवाब देते हुए अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि शीला और दमयंती देवी ये दोनों तो राजीव का पीछा करते हुए उस रेस्टोरेंट तक पहुंच चुकी थी, और ये वहां पर जाना ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि सच में अगर वो राजीव गुलेरिया का पीछा करते करते उस रेस्टोरेंट तक नहीं जाती तो शायद आज उनका ये हाल भी नहीं होता। लेकिन इसमें हमारी किस्मत अच्छी थी और शायद आज उनकी किस्मत थोड़ी सी खराब थी। दोनों राजीव गुलेरिया का पीछा करते करते उस रेस्टोरेंट में चली गई थी, तो ये दोनों ही जब इन दोनों ने ही वहां पर अंजलि मल्होत्रा को एक टेबल पर बैठे हुए देखा तो तब वो वहां पर उसे ही फंसाने की अब प्लानिंग करने लगी थी। और इनका बैड लक था कि जब वो दोनों ही इस अंजलि को फंसाने का प्लान कर रही थी, वही प्लान अब वहां पर उनके पास से गुजर रही अनिका और आलिशा दोनों ने ही सुन लिया था। उसके बाद फिर क्या था, दोनों ही इस चीज से सहमत हो गई कि अगर वो अंजलि मल्होत्रा को कोई नुकसान पहुंचाना चाहती है तो उन्हें इसका बदला जरूर लेना चाहिए। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है कि कैसे दोनों ही बहनों ने मिलकर एकजुट होकर इन दोनों के आज छक्के छुड़ा दिए। स्वाति मल्होत्रा बूढ़े बाबा से कहती है, तुम अनिका का यहाँ पर ख्याल रखना, मैं बस रानी साहिबा को राजमहल छोड़कर आती हूँ, क्योंकि इससे पहले उन्हें अब होश आए उससे पहले ही उनका राजमहल में जाना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो रानी साहिबा को हमारे बारे में सब पता चल जाएगा। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब बूढ़े बाबा भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और सहमति देते हैं कि आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं अनिका
अनिका मैडम का ध्यान बड़े ही अच्छे से रख लूंगा। वहां स्वाति मल्होत्रा बूढ़े बाबा की मदद से अब कविनालिशा को अपनी उस इनविजिबल कार में बैठा देती है और फिर वो खुद ही गाड़ी को ड्राइव करने लगती है, क्योंकि कविनालिशा के होश में आने से पहले वो उसे राजमहल तक सकुशल पहुंचा देना चाहती थी। कुछ देर की ड्राइविंग के बाद अब स्वाति मल्होत्रा अपनी गाड़ी को राजमहल के सामने खड़ी कर देती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा जिस स्पीड से आ रही थी उसने यहाँ पर जल्द ही उस रास्ते को कवर कर लिया था। अब स्वाति मल्होत्रा जानती थी कि रोहित ने सारे ही सिक्योरिटी गार्ड को चेंज कर दिया था। रोहित की हर एक प्लानिंग से स्वाति मल्होत्रा अनजान नहीं थी। वो जानती थी कि रोहित किस तरह से थोड़े से समय के अंतराल बाद यहाँ की सिक्योरिटी को चेंज कर देता था। इसलिए अब स्वाति उस रास्ते का इस्तेमाल करती है जिसे सालों पहले कभी किंग ने इस्तेमाल किया था। कविनालिशा को अब गाड़ी से बाहर निकालकर स्वाति मल्होत्रा उसे कंधे से पकड़कर अब उस रास्ते से आगे राजमहल में बढ़ जाती है, जिस रास्ते को कभी उसने किंग के साथ देखा था। कुछ देर के बाद स्वाति मल्होत्रा अब राजमहल में आ जाती है तो वो अब एक रूम में रानी साहिबा को लेकर जाती है, जिस रूम में वो उसे आसानी से लेकर जा सकती थी। और अब जल्दी से वो यहाँ से उसे उस रूम में छोड़कर बाहर भी निकल कर आ जाती है, क्योंकि इससे पहले स्वाति मल्होत्रा को कोई भी वहां देखे उससे पहले ही वो कविनालिशा को उस रूम में रखे हुए बेड में पर ही लेटाकर उसे वहां से जल्द निकल गई थी, बिना किसी कैमरे की नजर में आए। स्वाति मल्होत्रा वहां से निकलने के बाद अब जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा अपनी गुफा की तरफ फिर से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अब तक राजीव गुलेरिया के पैलेस में राजीव गुलेरिया अपने आदमियों पर अभी बहुत जोर से ही बरस रहा था। वो उनसे कह रहा था कि तुम सब इतने ट्रेंड फाइटर होते हुए भी एक फाइटर से हार गए, कैसे? आखिर किस काम के हो तुम सब? क्योंकि तुम लोगों को पगार किस चीज की दी जाती है? अगर तुम ऐसी कोई भी चीज को नहीं देख सकते तो क्या तुम सब इतने गए गुजरे हो कि तुम सब को एक फाइटर हरा के चला गया? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर पता लगाओ कि शीला और दमयंती कहाँ है। अब तक तुम लोग उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पाए हो? और वो ब्लैक कैट उन्हें कहाँ लेकर गई है? जाकर इस बात का जल्द से जल्द पता लगाओ। अगर मुझे इस बात का पता नहीं चला तो फिर तो शायद तुम अपनी जान से गए। यहाँ राजीव गुलेरिया का गुस्सा अभी 7वें आसमान पर था, क्योंकि वो जानता था कि बड़ी रानी के भाई की हालत पहले से ही ठीक नहीं है और अब शीला और दमयंती का भी अब ये हाल न हो जाए, इसलिए अब उसे शीला और दमयंती के बारे में सोच कर हैरानी हो रही थी कि आखिर वो ब्लैक कैट उन्हें कहाँ पर लेकर चली गई। अगर उस ब्लैक कैट ने जैसा हाल बड़ी रानी के भाई का है वैसा हाल अगर उन दोनों का किया तो फिर उनका मिशन कैसे पूरा होगा। यहाँ राजीव गुलेरिया भी यही सोच रहा था कि ब्लैक कैट के बारे में तो मैं जानता ही हूँ, लेकिन उसके साथ वो दूसरी फाइटर कौन थी जिसने मेरे बेस्ट फाइटर को ब्लैक कैट तक पहुँचने ही नहीं दिया। क्योंकि जिस तरह से वो फाइटर भी कोई कम फाइटर नहीं थी, क्योंकि उसने मेरे सारे ही बेस्ट फाइटर को वहां पर रोक दिया था और वो सब उन दोनों की कोई मदद कर पाते उससे पहले ही उस दूसरे फाइटर ने उन्हें रोक दिया था। पता नहीं ये दोनों जिंदा भी हैं या मर चुकी हैं। एक तो मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये रोहित मारवा अभी भी जिंदा है या नहीं, क्योंकि रोहित मारवा के बारे में शीला ने जो वीडियो दिखाई थी उससे तो यही लग रहा था कि रोहित मारवा अब मर चुका है। लेकिन अगर रोहित मारवा मर चुका है तो उसके बारे में अभी तक कोई भी अपडेट क्यों नहीं मिली है? क्योंकि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ना उसके किसी अंतिम संस्कार के बारे में सुना गया है, ना ही किसी रिचुअल्स के बारे में सुना है। आखिर कैसे पता लगाऊं मैं कौन है जो मुझे रोहित के बारे में ये सब बता सकता है? वैसे मैं करण से भी डायरेक्टली इस चीज के बारे में नहीं पूछ सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं करण से रोहित मारवा के बारे में कुछ भी जाने अनजाने में पूछूंगा तो वो करण गुलेरिया को मुझ पर शक हो सकता है कि आखिर मैं उसके बारे में क्यों पूछ रहा हूँ। पता नहीं करण गुलेरिया को भी रोहित के बारे में कुछ पता भी है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं करण गुलेरिया से रोहित के बारे में कुछ भी पूछूं और उसे रोहित मारवा के बारे में, उसकी मौत के बारे में अभी कुछ पता ही ना हो। खैर पहले मुझे करण से सबसे पहले अपने सवाल ही पूछने हैं। कम से कम मुझे पता तो चले कि आखिर सच क्या है, क्या छुपाया जा रहा है मेरी नजरों से, जो मुझे पता होना चाहिए लेकिन अब तक इतने सालों से मुझे पता नहीं है।
आखिर करण ने ये सब क्यों किया है कि उसने आकाश गुलेरिया को अपना बेटा कहा, जबकि आकाश गुलेरिया तो मेरा बेटा है। ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता हूँ, और उस दिन का सच क्या है जब मैंने अंजलि को करण के रूम से बाहर निकलते हुए देखा था। जिस दिन मुझे लगा था कि अंजलि ने मुझे धोखा दिया है, क्या उस दिन का भी सच में कोई सच है जो मुझे जान लेना चाहिए। जिस भाई पर कभी मैंने इतना भरोसा किया था, उसने भी मुझे धोखा क्यों दिया। मेरे उस भाई ने भी, अंजलि ने तो मुझे धोखा दिया जो दिया, लेकिन मेरे भाई ने मुझे धोखा क्यों दिया। अरे हम दोनों के बीच में तो कितना ही प्यार था, दोनों ही भाइयों के बीच में। आखिर ऐसी कौन सी वजह आ गई जिसकी वजह से उसे मुझे धोखा देना पड़ा। क्योंकि ये तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि करण की फितरत ऐसी नहीं है कि वो किसी को भी धोखा दे। राजीव अभी यही सोच ही रहा था कि उसी वक्त अब उसका फोन बजने लगता है। उसने जैसे ही अब अपना फोन देखा तो महेंद्र, जो कि बड़ी रानी का भाई था, उसका फोन आ रहा था। राजीव अब अपने फोन को उठाते हुए हेलो कहता है और फिर अब वो एलिवेटर से अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ महेंद्र कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी आवाज आज ऐसी क्यों लग रही है जैसे तुम कुछ उदास हो या तुम किसी बारे में चिंतित हो। महेंद्र की बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि मेरी बात को तो छोड़ो यार, पहले तुम मुझे ये बताओ कि अब तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हें इतना जख्मी देखा था तो मैं तो एकदम से अंदर से कांप गया था कि आखिर किसने तुम्हारी ये हालत की है। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब महेंद्र ने कहा कि अब मैं ठीक हूँ, इनफैक्ट कल से तो मैं चलने भी लगूंगा, क्योंकि अब मुझे लग रहा है मेरी बॉडी रिकवर कर रही है। क्या कल तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे, आ सकते हो क्या तुम कल मुझसे मिलने के लिए। ये सुनते ही राजीव ने कहा बिल्कुल बिल्कुल आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। मैंने बस कुछ सोच रखा है कि फाउंडेशन डे के दिन कॉलेज मिशन को अक्षय वर्मा और रघुवीर शिखावती संभाल लेंगे, और हाँ, उनके साथ मैं अपने खास उन 4 आदमियों को भी भेज दूंगा ताकि उनको भी उस मिशन के लिए मदद मिल सके। और उसके बाद तो सोचो राजमहल में उस दिन क्या करना है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं तुम्हें कल मिलता हूँ और फिर बात करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि रानी साहिबा की मौत मेरे ही हाथों से होगी, क्योंकि उन्हें मेरे से कोई भी नहीं बचा सकता। और खबरदार है कि अगर कोई भी फिर बीच में आया तो। और उसके बाद तो लतिका को कैसे समझाना है मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने पूरी तरह से ही पूरी ही प्लानिंग की हुई है कि हमें अपनी प्लानिंग को कैसे अंजाम देना है। राजीव की ये बात सुनकर अब महेंद्र कहता है कि क्या तुम श्योर हो। वैसे भी मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जहां तक कि मेरी इंफॉर्मेशन है, अगर रानी साहिबा को कुछ होता है तो राजमहल का अधिकार ऑटोमेटिकली नए किंग को मिल जाएगा। और हाँ, और रही बात उस बच्ची की, तो रानी साहिबा के बाद उस बच्ची की कस्टडी रोहित मारवा और उसकी वाइफ, जो कि तुम्हारे भाई की बेटी है, वो अनिका गुलेरिया, उसे मिल जाएगी। इसलिए अगर तुम कुछ भी ऐसा करने वाले हो तो एक बार इन फैक्ट्स के बारे में जरूर सोचना। ये सुनते ही जब राजीव ने ये सब सुना तो वो एक पल के लिए तो हैरान हो जाता है कि भला ऐसे कैसे रूल बनाए हुए हैं। ये सुनते ही अब राजीव ने कहा भला ये कैसे हो सकता है। अरे ये कैसे पॉसिबल है, अगर राजमहल में रानी का पद खाली रहेगा तो फिर किंग ही उसे संभालेगा जब तक कि कोई रानी पद को संभालने के लिए ना आ जाए। महेंद्र की बात को सुनते हुए अब राजीव कहता है इसका तो यही मतलब है कि अगर कभी नालिशा मर जाती है तो वो नए किंग, यानी कि जो नया किंग है, वो राजमहल का काम संभालेगा। ये सुनते ही तो अब महेंद्र फिर से कहता है हाँ यही रूल है, और वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है कि कौन संभालेगा। वैसे भी ये राजमहल तो उस बूढ़े किंग का ही है ना, तो मुझे लगता है इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, चाहे फिर कभी नालिशा मरे या जिए, क्योंकि फाइनली बात तो यही होगी कि ये सारा का सारा राजमहल तो उस नए किंग के हाथों में ही जाएगा। इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मैं तुम्हें बस इतना ही कहता हूँ कि तुम जो भी कुछ करो थोड़ा सा संभल के करना, क्योंकि अगर कभी नालिशा को कुछ भी होता है तो यहाँ पर लतिका की कस्टडी भी रोहित और अनिका को ही जाएगी। और अगर कभी नालिशा इस पद से जाती भी है तो भी नए किंग के हाथों में सारा ही साम्राज्य आ जाएगा।
इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि कभी नालिशा के मरने से हमारा कोई भी फायदा नहीं होना है, इसलिए इस प्लान को पूरा करने का कोई फायदा नहीं है। महेंद्र की ये बात सुनते ही राजीव गुलेरिया अब अपने सर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है कि अब तो मेरा दिमाग सब सच में ही घूम रहा है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो और तू पहले मुझे ये बता कि तू कहना क्या चाहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सुनते ही अब महेंद्र ने कहा कि मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। अगर तुझे सब कुछ जानना है तो तुझे राजमहल के इतिहास को एक बार पढ़ना होगा, क्योंकि मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो मैं तुझे बता चुका हूँ। और अगर अभी भी तुझे उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो तुझे एक बार इस राजमहल के इतिहास को पढ़ना चाहिए, इसके रूल रेगुलेशन को अच्छी तरह से देखो। ये सुनते ही अब राजीव गुलेरिया कहता है, और वो मुझे कहाँ से मिलेगा? मुझे सब कुछ जानना है, क्योंकि अगर ये सब वहाँ के इतिहास में है तो फिर मुझे ये भी बताओ कि मुझे वो इतिहास कहाँ से मिलने वाला है। ये सुनते ही अब महेंद्र कहता है, यार ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हाँ जो तेरे काम का है वो ये है कि अगर रानी साहिबा को कुछ होता है तो उसके बाद प्रिंसेस लतिका के लीगल गार्जियंस रोहित और अनिका ही होंगे, कोई और नहीं। जब तक लतिका राजमहल को संभालने के लिए नहीं हो जाती तब तक उसकी कस्टडी रोहित और अनिका के पास ही होगी, और तब तक अनिका ही रानी के पद पर बैठेगी और हमेशा की तरह वो किंग अनिका की मदद करेगा राजमहल के काम में, ताकि वो सक्सेसफुली राजमहल के काम को संभाल सके। और शायद ये सारे के सारे रूल उस बूढ़े किंग ने ही बनाए हैं, क्योंकि ये महल उसी का जो है। ये सुनते ही अब राजीव कहता है, क्या रॉयल फैमिली मेंबर्स इस चीज के लिए मान जाएंगे? क्योंकि जो भी ये रूल बने हो और अगर इन फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो जितने भी रॉयल मेंबर है क्या वो इसमें अपनी सहमति दे पाएंगे, या वो इस बात के खिलाफ होंगे? ये सुनते ही अब महेंद्र ने कहा, अरे हम सब अनिका के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन उस संग की मेरा मतलब है कि उस नए किंग के खिलाफ जाकर कोई भी अपनी मौत को नहीं बुलाना चाहेगा, क्योंकि भले ही रॉयल मेंबर उस समय हमारी साइड हो जाएं और वो अनिका को उस पद पर ना आने दें, लेकिन उस नए किंग के डर से तो उन्हें भी हामी भरनी ही पड़ेगी। तुम तो उसका खौफ लोगों की आंखों में अच्छी तरह से जानते ही हो ना। ये सुनते ही अब राजीव गुलेरिया ने कहा, वो जो कोई भी है, जो भी हो, फाउंडेशन डे के दिन आलिशा मरेगी ही मरेगी, और देखना वो तो मेरे ही हाथों से मरेगी, फिर चाहे उसका अंजाम कोई भी क्यों ना हो। और वो विलेज मिशन में अनिका ही टारगेट होगी, और अनिका के मरने के बाद तो राजमहल का कंट्रोल फिर मेरे ही हाथ में होगा, क्योंकि अगर सच में यही रूल रेगुलेशन है कि कभी नालिशा के बाद अनिका रानी बनेगी, तो फिर पहले मैं कभी नालिशा को उस फाउंडेशन डे के दिन ही खत्म करूंगा, और फिर जिस दिन हमारा विलेज का मिशन होगा उस दिन मैं अनिका को भी खत्म कर दूंगा। फिर तो शायद कोई ऐसा रूल रेगुलेशन आएगा ही नहीं जब ये दोनों ही खत्म हो जाएंगी। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब महेंद्र कहता है, ठीक है, फिर तुम कल आओ, फिर हम कुछ सोचते हैं इसके बारे में। अगर तुम यही चाहते हो तो फिर हम तुम्हारे प्लान को कैसे सक्सेसफुल करना है उसके बारे में प्लानिंग करते हैं। ये सुनते ही अब राजीव गुलेरिया उसे बाय बोल देता है और फिर वो अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ महेंद्र अपने रूम में अभी यही सोच ही रहे थे कि सारे ही मरे हुए किंग की लिखी हुई किताब तो जिसमें हमारा इतिहास था उसे तो मेरे पापा ने ही खुद अपने हाथों से जला दिया था, क्योंकि अगर मैं सच कहूँ तो जिन किताबों में इस राजमहल का पूरा इतिहास था सारे ही इनके रूल रेगुलेशन थे। अगर हमें वहाँ से कुछ पता भी चलता तो वो तो मेरे पापा ने अपने हाथों से ही जला दिए थे, क्योंकि मेरे पापा नहीं चाहते थे कि दुनिया को पता चले कि फ्रांस में जो हमारी रियासत है उसे बनाने वाला किंग ही था, क्योंकि वो किंग का नाम किसी भी तरह से दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते थे। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ कि शायद साउथ इंडिया में राजीव गुलेरिया के सवालों का हमें जवाब मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ अब तक स्वाति मल्होत्रा अपनी गुफा में कवि नालिशा को छोड़ने के बाद अब तक पहुंच चुकी थी। जब स्वाति मल्होत्रा वहां पे आती है तो अनिका को इस तरह से सोता हुआ देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कुछ देर के लिए अनिका के पास ही बैठ जाती है। अब वो उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है,
मुझे तुम पर नाज है मेरी बच्ची। बूढ़े बाबा अब स्वाति को इस तरह देखकर अब बूढ़े बाबा भी स्वाति मल्होत्रा के पास आकर कहते हैं, मैडम अनिका बेटी को कब तक होश आ सकता है। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि कल सुबह तक इन्हें पूरी तरह से होश आ जाएगा और उसके बाद तो ये बहुत ही बिजी भी हो जाएंगी, क्योंकि अब अनिका के कंधों पर जिम्मेदारियां और भी बढ़ने वाली है। उसका काम अब और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी बेटी अभी भी अपनी लाइफ में कितनी बिजी है और वो कितने ही अच्छे से अपनी सारी ही जिम्मेदारियों को निभा रही है। लेकिन हाँ, कल से तो अब उसकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाएंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब पूरी तैयारी के साथ अब उस कॉलेज में जाएं। वहाँ दूसरी तरफ अब तक एक चोपर आसमान में उड़ते हुए जंगल के पास आकर रुका और उसमें से कुछ लोग अब निकलकर जंगल की तरफ जा रहे थे। कुछ दूर तक चलने के बाद वो सभी अब एक घर के पास आ जाते हैं। ये घर शायद वही था जिसमें वो दोनों बूढ़े रहते थे। और फिर अब वो उस घर का दरवाजा खोलने के बाद वो सभी अब अंदर आ जाते हैं। उन्हें अंदर आते हुए देखकर अब वो दोनों ही बूढ़े अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। एक आदमी अब उन दोनों ही बूढ़ों से कहता है, आखिर ये किसने किया है? इन दोनों की ये हालत किसने की है? ये सुनते ही अब एक बूढ़े ने कहा, ब्लैक कैट थी वो, और उसके साथ एक और फाइटर थी। उसका नाम क्या है ये तो हम भी नहीं जानते और ना ही हमने उसका फेस देखा है, लेकिन हाँ, ये बस उन दोनों ने ही किया है। अब वो आदमी शीला और दमयंती के पास आ जाता है और फिर अब वो दोनों के ही पास जाकर अब बड़े ही ध्यान से देखता है। उसके बाद अब वो अपनी पॉकेट से 2 इंजेक्शन को निकालता है और फिर दोनों ही हाथों में एक एक इंजेक्शन को लेकर वो एक साथ ही शीला और दमयंती के दिल के पास उसे इंजेक्ट कर देता है। कुछ ही देर के बाद वो उन दोनों को उस इंजेक्शन को इंजेक्ट करने के बाद अब ऑब्जर्व करने लगता है कि आखिर उस इंजेक्शन का इनकी बॉडी पर कितना असर हुआ है। उन दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद अब वो आदमी जो अभी यहाँ पर आया था वो अभी अपने पीछे मुड़कर अपने एक आदमी से कहता है, इन दोनों के घाव काफी ही गहरे हैं। तुम ऐसा करो, तुम चौपर में रखे सारे ही सामान को लेकर यहाँ पर आ जाओ। हमें जरूरत पड़ेगी उस सामान की इनके ट्रीटमेंट के लिए। उस आदमी की ये बात सुनकर वो आदमी जिसे अभी उसने वो इंस्ट्रक्शन दिए थे वो अब जल्दी से उस घर से बाहर निकलकर चौपर की तरफ जाने लगता है और वो अपने उस बॉस का इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। उन्हें ऐसे देखकर अब एक बूढ़ा उस आदमी से कहता है कि क्या सर जी के पास तुम इन दोनों को नहीं लेकर जाओगे? ये सुनते ही अब वो आदमी कहता है, जो भी जरूरी चीजें लगानी चाहिए उसे सर जी ने भिजवा दिया है। उन्हें खुद यहाँ आने की जरूरत नहीं है और ना ही इन्हें वहां पर लेकर जाने की। भरोसा रखिए, इन दोनों को कुछ भी नहीं होगा। इन दोनों का ट्रीटमेंट यहीं पर ही अच्छी तरह से हो जाएगा। अब चलो तुम दोनों हमारी मदद करो इस काम के लिए। हमारे साथ डॉक्टर्स भी आई हैं। दमयंती के लिए हमें ऑर्थोपेडिस्ट की टीम लगेगी इसके हाथों को ठीक करने के लिए। दोनों हाथों की हड्डियों को तोड़ा गया है, इसलिए इसे ऑर्थोपेडिक ही ठीक कर सकता है। बिल्कुल भी रहम नहीं किया है इसके ऊपर। खैर छोड़ो इन सब दोनों के लिए डॉक्टर्स बस आते ही होंगे और मैंने जो इंजेक्शन इन दोनों को लगाया है उससे इनकी चोट को हील होने में आसानी होगी और जिससे ये जल्दी ही अपनी चोट जो इनके शरीर में चोट आई है वो जल्दी से रिकवर भी कर पाएंगी। इन दोनों को विलेज मिशन से पहले ही ठीक होना होगा, क्योंकि इन दोनों का हमारे मिशन में एक खास योगदान है, इसलिए हमें इसे हर हाल में ठीक करना भी होगा। और हाँ, हमारा काम पूरा हो गया है, इसलिए अब हम जा रहे हैं। तब तक यहाँ पर डॉक्टर आएंगे और वो ही फिर इनका अच्छे से अब ट्रीटमेंट करेंगे। ये कहते हुए ही वो आदमी अब वहां से जाने ही वाला था कि तभी अब वो रुककर दोनों ही बूढ़ों से एक सवाल पूछता है कि राजीव के होते हुए इन दोनों का ऐसा हाल किसने किया है? देखो, अब तुम दोनों को इन्हें समझाना होगा। अगर अपनी पर्सनल दुश्मनी में ये ऐसे ही लगे रहेंगे तो फिर हम सब अपने मकसद को पूरा कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि ये दोनों अपने इस मिशन में ध्यान कम दे रही हैं। ये अपनी पर्सनल दुश्मनियों को निभाने में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रही हैं और हो ना हो मुझे लग रहा है कि इस पर्सनल दुश्मनी की वजह से ही शायद आज इनका ये हाल हुआ है।
इसलिए जब इन्हें होश में आओ तो इन्हें समझाने की कोशिश करना, इन्हें समझाओ सबको पैसे भी बहुत ही सबको वैसे भी बहुत ही नुकसान हुआ है हमारे इन सब की बेवकूफ़ियों की वजह से, इसलिए आगे ऐसी दोबारा से कोई भी गलती ना हो। ये कहते हुए ही वो आदमी अब यहाँ से चला जाता है और वो वहाँ अब तक जो चॉपर आया था जिसमें से डॉक्टर अब वहाँ पर अब 2 चॉपर आते हैं जिसमें से अब डॉक्टर्स की टीम उन चॉपर से निकलकर बाहर आ रही थी और वो डॉक्टर्स की पूरी टीम अब उस घर की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर में वो सभी अब उस घर के अंदर चले जाते हैं। फिर वो दोनों का ही वहाँ पर दमयंती और शीला दोनों का ही ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब तक बूढ़े किंग के पैलेस में अपने रूम में सो रहे रोहित की अब धीरे धीरे अब आंखें खुलने लगती है। जैसे ही अब रोहित की धीरे धीरे आंखें खुलती है तो वो ये देखता है कि वो कहाँ है। कुछ देर तक तो अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाने के बाद जब वो ध्यान से रूम को देखता है तो वो उस रूम में अपनी और अनिका की बहुत सारी फोटो देखकर एकदम से ही हैरान हो जाता है, क्योंकि आज रोहित मारवा को होश आ गया था और वो यहाँ पर इसी कमरे में था जो किंग के पैलेस में रोहित और अनिका के लिए सजाया गया था। जैसे ही रोहित अब उन्हें देखकर हैरान होता है, उसे अब यही लगता है कि शायद अनिका उसे यहाँ पर लेकर आई होगी, क्योंकि अनिका ने जब रोहित को सरप्राइज दिया था तब रोहित ने इस कमरे को अच्छे से देखा था, इसलिए अब उसे पता चल गया था, क्योंकि पिछली बार भी अनिका ही उसे यहाँ पर लेकर आई थी ये सरप्राइज देने के लिए और शायद आज भी अनिका ही लाई होगी। उस रूम में अपनी और अनिका की फोटो के साथ अपनी पूरी फैमिली की फोटो देखकर अब वो हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि खैर वो यहाँ पर आया कैसे, क्या सच में अनिका ही लेके आई है या कोई और लेकर आया है। उसे याद था कि आखिरी बार वो उस केमिकल फैक्ट्री में था और शीला मौसी ने उस पर किस तरह से वार किया था। अब रोहित एक एक करके उस दिन के बारे में सारे ही इंसिडेंट को याद करने लगता है, क्योंकि लास्ट में जब तक वो बेहोश हुआ था तब तक उसे बस इतना ही पता था। एक तरफ जहां पर रोहित उस दिन को याद कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ वो इस पैलेस को लेकर बड़ा ही कंफ्यूज था कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आया और उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया गया है। और अगर अनिका उसे यहाँ पर लेकर आई है तो अनिका उसका ट्रीटमेंट फिर अपने पैलेस में भी तो कर ही सकती थी। वहाँ अपने रूम में सोफे पर बैठे हुए किंग एक गहरी सोच में था कि तभी अब उसके रूम में वो स्टैचू एकदम से आकर कहती है, किंग युवराज को होश आ गया है। अब आप बताइए कि क्या हम उन्हें स्वाति मल्होत्रा की गुफा में छोड़ दें, क्योंकि अगर युवराज को होश आ गया है तो अब वो यहाँ के बारे में ना जाने क्या क्या पूछेंगे और हम तो उसे अब तक स्वाति मल्होत्रा की गुफा में भी नहीं छोड़ पाए हैं। तो अब आप क्या कहेंगे कि अब हमें उन्हें गुफा में छोड़ना चाहिए या नहीं। स्टैचू की ये बात सुनकर अब किंग कहते हैं, तुम ऐसा करो, अभी रुको, आज मैं ही तुम्हारे युवराज से मिलना चाहता हूँ। वैसे तो मैं उससे मिलना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि जब तक युवराज को होश आए तब तक तुम उसे स्वाति मल्होत्रा की गुफा में छोड़ दो, लेकिन हमारे प्लान के अनुसार उसे होश पहले ही आ गया है, इसलिए कोई बात नहीं, मैं ही अब उनसे मिलता हूँ। लेकिन हाँ, जब तक मैं तुम्हारे युवराज से बात करता हूँ तब तक तुम उसे उस इंजेक्शन को तैयार करो जिसे हम हमेशा से ही तुम्हारे युवराज को देते आए हैं। किंग की ये बात सुनकर अब स्टैचू कहती है, ओके किंग, और ये कहते हुए ही वो स्टैचू अब किंग के लैब में चली जाती है। और यहाँ किंग भी अब अपने रूम से बाहर निकलकर अब वो एलिवेटर से सीधा ही अब रोहित के रूम की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर के बाद जब वहाँ किंग 7th फ्लोर पर आ जाता है और फिर वो कुछ देर में रोहित के रूम के दरवाजे को अब खोल देता है। अपनी ही सोच में इधर रोहित मारवा की नजर अब जब दरवाजे की आवाज को सुनकर जब सामने दरवाजे पर जाती है तो वो सामने किंग को देखकर अब वो हैरानी से पूछता है, क्या आप हैं किंग? मेरे नाना, मुझे सच सच बताइए, क्या आप जिंदा हैं? आप जिंदा हैं तो फिर आपके होते हुए मेरी माँ को इतनी तकलीफ क्यों झेलनी पड़ी? आप उस वक्त कहाँ थे जब मजबूरी में मेरी माँ ने हंसराज मारवा से शादी की थी? आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? जैसे ही रोहित ने किंग को वहां पर देखा तो उसने उसका हालचाल पूछे बिना ही उसके ऊपर अपने सारे ही सवालों की बौछार कर दी थी, जो सवाल वो कब से लेकर आज तक किंग से पूछना चाहता था। रोहित के इन सारे सवालों को सुनकर किंग बस उसे एक नजर देखता ही जा रहा था। अभी वो उसके किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था।
किंग को ऐसे चुपचाप देखकर अब रोहित फिर से उसे अपने सवाल पूछता है, आप तब क्यों नहीं आए थे जब अक्षय वर्मा की वजह से मेरी माँ ने अपनी जिंदगी के इतने साल ही डर से बिताए थे। अरे मेरी माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती थी, लेकिन अक्षय वर्मा के डर की वजह से उसे अपने बच्चे से भी दूर रहना पड़ा था। आप जब कहाँ थे जब जब मुझे अपनी माँ के बिना मेरा लालन पोषण हुआ था, मुझे अपनी माँ के बिना ही बड़ा होना पड़ा था। कितना ही तरसता था मैं अपनी माँ की उस ममता के लिए। जवाब दीजिए मुझे, आप मेरे नाना हैं आप या अगर आप मेरे नाना हैं तो मेरे हर सवाल का जवाब दीजिए, और अगर आप बहरूपिया हैं तो फिर तो क्या ही कहना है। और अगर आप मेरे नाना है तो मेरे सवाल का जवाब देना आपका फर्ज है, और मेरा हक भी है उन सारे ही सवालों का जवाब जानने का। अब तक किंग रोहित के पास उसके बिल्कुल पास आ जाते हैं, और अब वो अपने हाथ को रोहित के सिर पर चलाते हुए कहते हैं कि मुझसे मिलकर तुम्हें खुशी नहीं हुई है क्या, कि तुम मुझे बस देखते ही इतने सारे सवाल तुमने एक साथ ही पूछ लिए। मुझे लगा था कि जब मेरा बच्चा मुझसे मिलेगा तो उस समय मेरे बच्चे को मेरे से मिलने के बाद शायद खुशी होगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम खुश न होकर तुम मेरे ऊपर इस तरह से सवालों की बौछार कर दोगे।